second. Yes. So what we are doing here is we are trying to explain why an anhydrous AlCl3 is covalent and aqueous AlCl3 is ionic compound. तो अगर हम लोग इसको समझे तो जैसे मान लो एल एल्यूमिनियम सॉलिड होगा, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन देके एल्यूमिनियम गैस में, ठीक है। फिर हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे 1 + 2 + 3, 3 आयनाइजेशन एनर्जी मतलब देनी पड़ेगी तीनों, तब जाके Al3+ में आएगा ये, है ना। और उसके बाद फिर क्लोरीन है तो हाफ Cl2 होगा, मतलब हाफ तो क्या होगा 3/2 Cl2 होगा। इसको हम लोग 3/2 ऑफ बॉन्ड एनर्जी देंगे तो ये बन जाएगा 3Cl गैस। फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सप्लाई करेंगे या रिलीज होगी तो उससे बन जाएगा ये क्लोरीन माइनस गैस। अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो AlCl3 बनाएंगे, 3 ये होगा, AlCl3 बनाएंगे, यहां भी 3 होगा, ध्यान रखेंगे। AlCl3 बनाएंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। अब ये जो एनहाइड्रस AlCl3 में उसमें लैटिस एनर्जी रिलीज होगी यहां से, ठीक है। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो -ΔH लैटिस, तो -ΔH लैटिस। और रिक्वायर्ड कितनी है, सब्लिमेशन लगेगी, जो रिक्वायर्ड है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, किसी भी ग्रीन कलर से कर देता हूं। चलो ये रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड है, और ये रिलीज होगी और ये रिलीज हो रही है। अब देखो यहां पे ये जो है ना मच हाई, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं यार, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनाइज करना इसको 1 से 3 आयन में, विच इज रियली अ हार्ड थिंग टू डू, बिकॉज फर्स्ट आयनाइज एनर्जी लगी, फिर सेकंड ज्यादा होती है फर्स्ट से, तो फर्स्ट से ज्यादा फिर से दोबारा लगेगी, और थर्ड वाली जो होगी वो फर्स्ट सेकंड दोनों से ज्यादा होगी तो वो सेकंड से भी ज्यादा फिर से लगेगी। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होने वाली है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेट सम ऑफ जो एनर्जी है वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। नेट सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। अगर नेट सम पॉजिटिव होगा तो बोलोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि पॉजिटिव होगा? मुझे नहीं पता पॉजिटिव है, मुझे रिजल्ट पता है ना। मुझे रिजल्ट पता है तो उसका रीजन एक ही हो सकता है कि नेट सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस विल बी पॉजिटिव, बिकॉज इफ इट इज अ नेगेटिव देन इट विल डेफिनेटली बी एन आयनिक कंपाउंड. So to be an ionic compound, net sum of all the energies involved in formation of that process must be negative. That's what we have discussed in the last class. And for the compound, if it is not ionic, if net sum is positive and the compound exists, it means that it will exist in a covalent state. So ionic and covalent states are two extreme situations. ठीक है, उसको भी हम समझेंगे अभी। खैर, अब हमें ये देखना है कि सर एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये कोवलेंट हो जाता है, सॉरी आयनिक हो जाता है। तो ये नोट कर लिया अगर आपने, तो मैं इसी में मॉडिफिकेशन करूंगा। सो लेट्स फर्स्ट नोट इट डाउन कि क्या होगा। आपने नोट कर लिया सबने? हटा दूं? ठीक है। अब क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन में? तो जब आप इसको हाइड्रेटेड लोगे, एक्वा सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसको मैं व्हाइट लाइन से लिखता हूं, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रेट होगा और ये भी हाइड्रेट होगा। तो जब ये हाइड्रेट होगा तो क्या बनाएगा, डेल एच हाइड्रेशन, और यहां भी डेल एच हाइड्रेशन। तो ये बनाएगा Al3+ एक्वस और ये बनाएगा Cl-3 एक्वस। अब देखो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये भी रिलीज होगी, और यहां जो उसके बाद फिर जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, यहां से यहां जब ये दोनों एक्वस कंबाइन करेंगे तो यहां से लैटिस भी रिलीज होगी। तो अब रिलीज होने वाली जो एनर्जी है वो दो जगह से है। जो दोनों व्हाइट वाली एनर्जी देख रहे हो आप, जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये एनर्जी, ये एनर्जी और ये लैटिस एनर्जी, ये तीन जगह से अब एनर्जी रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नेट रिलीज मतलब ये नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई
अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशनली नेट सम पॉजिटिव आ रहा था वो अब हो जाएगा नेगेटिव। अगर वो नेट सम नेगेटिव हो जाएगा तो द कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट। तो आप इसको नोट कर लें कि बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन an additional amount of energy is released, and that released energy will bring out the whole value of or whole summation of energy to be negative, and hence the compound will exist in ionic state. तो यहां पे आप लिखेंगे कि net sum will be negative, और कोई पूछेगा क्यों तो आप बोलेंगे ड्यू टू released hydration energy in the process। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड जो होता है वो आयनिक हो जाता है। क्लियर है? सो नोट इट डाउन एंड आई आस्क अ क्वेश्चन। वन बाय वन में क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, तो आप बताएंगे मुझे। जैसे कि कौन बताएगा? यस, सक्षम। Yes, sir. So first of all, let's understand what are the properties of ionic compound. I'll give you a very brief introduction and very brief on this topic कि properties क्या होती हैं और कैसे हम लोग देखते हैं। और फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली सॉलिड स्टेट में ही होते मिलेंगे। मोस्टली के सारे सॉलिड स्टेट में ही होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट आपको पता है कि दे हैव सॉलिड, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्विकली लिखते जाता हूँ ये सब। आप चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हो। अभी हम जनरल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, इनकी डिटेल में जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है ये हम देख रहे हैं। अब कैसे वो चेंज होगी, कैसे कंपेयर करेंगे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक दैट विल डिस्कस सेपरेटली। बट राइट हियर वी आर जस्ट गेटिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ दोस प्रॉपर्टीज विल बिहेव। लाइक फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स। और अब आपको पता है कि लैटिस होगा, अगर सॉलिड होगा तो लैटिस भी होगा उसका, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। और बस यही है सॉलिड स्टेट का मतलब स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई बता सकता है? सबसे पहले लिखो, आइसोमॉर्फिज्म समझने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जो लैटिस होती है उसका कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। हर लैटिस का अपना एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होगा? जैसे मान लो कि किसी में कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन एक साथ इस लेयर में अरेंज्ड है, फिर ऊपर वाली लेयर में कटायन के ऊपर कटायन है और अनायन के ऊपर अनायन है। सो दैट्स काइंड वन अरेंजमेंट। काइंड टू अरेंजमेंट हो सकता है कि कटायन अनायन है और ऊपर कटायन के ऊपर अनायन है, अनायन के ऊपर कटायन है, ऐसे करके अरेंज्ड है। सो दैट विल बी कॉल्ड अ डिफरेंट लेयर एज कंपेयर टू द फर्स्ट लेयर। तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है लैटिस में, वो अलग अलग आयनिक कंपाउंड का अलग अलग टाइप का हो सकता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि दुनिया के जितने आयनिक कंपाउंड है सबका अपना अलग होता है। सम आयनिक कंपाउंड form similar arrangement of particles, and those who have similar arrangement of particles are called isomorphous solids। isomorphous solid का मतलब ये है कि solids with same crystal structure और same arrangement of particles और same unit cell are called isomorphous। ठीक है, सो आइसोमॉर्फिज्म फिनोमिना को हम आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे। ठीक है, तो आप नोट करें इसको कि सॉलिड्स सेम अरेंजमेंट ऑफ, सेम क्या, सिमिलर, नॉट सेम, सेम में तो फिर पार्टिकल्स भी सेम हो जाएंगे। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स विथ सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और आप लिख सकते हो सेम यूनिट सेल। ये चीज अभी आपको नहीं समझ में आएगी, सॉलिड स्टेट में समझ में आएगी क्या है यूनिट सेल। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस सॉलिड। आइसोमॉर्फ मतलब ऐसा समझो कि जैसे
कोवलेंट कंपाउंड में आइसोस्ट्रक्चरल एक टर्म यूज किया था हमने बीच में कभी। आइसोस्ट्रक्चरल क्या होते हैं? जैसे कि मीथेन और NH4+, ये आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं। आइसोस्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। ये भी पिरामिडल टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। तो कंपाउंड तो डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चर सेम है। वैसी सॉल्ट्स मतलब सॉलिड आयंस डिफरेंट है, आयनिक कंपाउंड्स डिफरेंट है, लेकिन उनके आयंस का अरेंजमेंट अगर सिमिलर पैटर्न में है, जैसा कि पहले वाले में वैसे दूसरे वाले में भी है, सो दोज काइंड ऑफ solids will be called isomorphous to one another and the phenomena is called isomorphism. समझ में आ रही बात? बोलो। अब देखो मैं इसको एक डायग्राम बना के इसलिए नहीं समझा सकता बिकॉज वी हैवंट डिस्कस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स येट, सो दैट विल बी डिस्कसिंग इन सॉलिड स्टेट। तो अभी आप समझो कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर सेम होगा तो हम उनको आइसोमॉर्फस बोलेंगे। कब होगा, कैसे कैसे सेम अरेंजमेंट हो सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन, अगेन आई विल रिपीट, दैट विल डिस्कस इन सॉलिड स्टेट्स। तो अभी के लिए सिर्फ इसको रिलेट इसके थ्रू कर सकते हो। कोवलेंट कंपाउंड को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम रहता होगा तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? बोलो। आवाज दो Yes. यार। यस, ऑलराइट। नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो यार, ड्यू टू आयनिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स, आयनिक सॉलिड्स मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस और द लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे पहले सॉलिड है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो तब होगा जब पहले मेल्ट कर पाओ उसको, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब इसका सेंस बनता नहीं है यहाँ पे बात करना बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि सॉलिड है यार। सॉलिड के लिए क्या बॉइलिंग पॉइंट? सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सॉलिड्स, नॉट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट में लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बाय डेफिनेशन इज टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। मतलब उनके बॉन्ड्स होंगे वीक होने शुरू हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं पार्टिकल। तो यार पहले से अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको वीक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर रेज करोगे तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ज्यादा। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड्स और आयनिक कंपाउंड्स इज जनरली हाई। ठीक है, they have generally high melting point, they have high melting point। ठीक है, क्योंकि उनमें आयनिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। एंड दैट्स नॉट दी थिंग, दैट्स नॉट ऑल। आपको पता है कि आयनिक फोर्स के साथ साथ लैटिस एनर्जी भी होती है। सर लैटिस बनता है तो एक आयनिक फोर्स सिर्फ दो आयंस के बीच में नहीं होता है, बहुत सारे आयंस आपस में मिलकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से उनका बढ़ता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। Next property is conductivity. We'll get a quick idea about these properties because डिटेल में हम लोग जहां जहां ये चीजें आएंगी, जैसे ये सब चीजें जो है सॉलिड स्टेट में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हम कंपेयर करेंगे, तो वहां पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी बस एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं इसका। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी? तो सर कंडक्टिविटी डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये फ्री आयंस। सो इन सॉलिड स्टेट, देखो भाई क्लियरली लिख रहा हूं, आपने पढ़ा जरूर होगा बट मैं क्लियरली लिख दूं कि इन सॉलिड स्टेट they are insulator। ठीक है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं सॉलिड स्टेट में। कौन? आयनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि सर सॉलिड स्टेट में आयंस तो फिक्स है ना। अगर आयन फिक्स है, करंट फ्लो करना, कंडक्टेंस क्या होगा या कंडक्टिविटी क्या होगी? हाउ इजिली दे कैन मेक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्मूथ, राइट? हाउ स्मूथली दे कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आयंस उसके वहीं के वहीं वहीं है, कहीं नहीं जा रहे, तो तुम इधर से करंट तो दे रहे हो पर उधर आगे बढ़ नहीं रहा है वो। क्यों? क्योंकि स्टक है वो सारे आयंस। करंट कैसे फ्लो करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे या फिर आयंस। ना इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें फ्लो करने के लिए
और आयंस जो है वो स्टक है वहां पे क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, वो वहीं पे कहीं हिल नहीं रहे, वो वहीं के वहीं है. So if there is no movement in ions, there will be no flow of electricity. So आप लिखेंगे कि in solid state their ions are stationary and they just vibrate at their mean position, right? So because they are stationary, there is no flow of current and hence their conductivity is zero. So they are insulators. ठीक है, लिख सकते हो, लिखवाऊं मैं स्टेटमेंट. आप लिखोगे कि in solid state ions do not move, they just oscillate on the mean position. So अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, तो मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे. हाँ या ना बोलो. तो ये आप यहाँ Yes. पे नोट कर लेंगे कि ये इंसुलेटर होते हैं कब, सॉलिड स्टेट में. ये होते हैं मोल्टेन स्टेट की. जब हम बात करेंगे मोल्टेन स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे ये होते हैं कंडक्टर्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा इनकी कंडक्टिविटी होती है एक्वस सॉल्यूशन में, हाई कंडक्टिविटी. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है. कभी भी ध्यान रखना, जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूशन अवेलेबल, मतलब सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन में, उतना ही फ्रीली आयंस मूव कर पाते हैं और इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन के साथ कुछ ऐसे वेरी करती है. कंसंट्रेशन है और इधर कंडक्टिविटी अगर मान लो मैं लिखता हूं, ठीक है, तो उसका जो फ्लो, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो चेंज होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, कि मतलब अंडर रूट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे कंडक्टिविटी कम होते जाती है और कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटाओगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. राइट, यही हो रहा है. ग्राफ तो देख के समझ में आ रहा होगा आपको ये. तो कंसंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूट करना, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होना, सॉल्यूट का कम होना. तो अगर सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, ध्यान रखना हमेशा. लेकिन हमें कंसंट्रेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली बस हम समझ रहे हैं कि क्या होता है. Right, we are just trying to get an idea about conductivity of ionic compounds because we are discussing their properties, so we'll just get a brief idea. Clear है? चलो, नेक्स्ट है solubility. अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज नोट कर ली होगी तो मैं इसको हटा के यहाँ पे या solubility यही लिख देता हूँ साइड में मैं. पहली बात तो ये आयनिक है तो soluble in polar solvent, soluble in polar solvent. लेकिन कल ही हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ पोलर होना जरूरी नहीं है. सॉलिबिलिटी जो होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस पे, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी. हाइड्रेशन एंड लैटिस. तो आप मैंने कल लिखवा दिया था बट फिर भी एक बार लिखवा देता हूं मैं कि इनकी जो सॉलिबिलिटी है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, डेल एच हाइड्रेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल एच लैटिस. ये मैंने कल ही लिखवाया था, कल ही बताया भी था, इसको डिटेल में समझाया था. सो सॉलिबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज़ दे आर पोलर. एक्वस सॉल्यूशन इज आल्सो पोलर. सो पोलर, कोई भी सॉल्वेंट पोलर होगा तो उसमें जनरली ये सॉल्युबल होते हैं. एंड देयर सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी. So as lattice energy increases, it will become difficult to break those solids into ions, constituent ions, and it will become difficult to dissolve them. But if lattice energy is low and hydration energy high, if hydration energy is very high, so even if it is required some energy to break the lattices, after hydration that energy will be compensated, so net solubility will increase. So अगर hydration energy बढ़ेगी तो solubility बढ़ेगी और अगर lattice energy बढ़ेगी तो solubility घटेगी. ये हमने कल डिस्कस किया था, इसके बारे में कल हमने समझा था लास्ट क्लास में. क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज जो है आयनिक कंपाउंड्स की, इसको हम लोग समझ चुके हैं और इसके बारे में हमने सीख लिया है. अब देखो इसमें नेक्स्ट जो चीजें आती हैं आयनिक कंपाउंड. यस मान्यता? सर जो आपने ग्राफ बनाया वो नहीं अच्छे से समझ आया, कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन. ये ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्राफ है मान्यता, ये प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है. और सेकंड ऑफ ऑल ये ग्राफ नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये ग्राफ समझ में आएगा, अभी ये वापस आएगा.
ठीक है, अभी 12th वालों को मैं यही पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ये 12th में आता है मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर ये है, ठीक है। बस मैंने एक हिंट दिया कि जैसे कुछ कुछ चीजें में क्या होता है कि बार बार मेंशन करते रहता हूँ कि दिमाग में एक पिक्चर रहती है, जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा। ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 1। तो वहां पे हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कंडक्टिविटी का। यहाँ सिर्फ हम क्वालिटेटिवली देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी कब घटेगी। वहां हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि कितनी होगी कंडक्टिविटी इसकी एक्चुअली में। तो वहां पे ये ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी आप ऐसा समझो कि देखो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तुम ऐसा समझो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक मीडियम है फॉर आयनिक मतलब फॉर द आयंस टू फ्लो, ठीक है। तो अगर मान लो मीडियम जो है और आयन नंबर ऑफ आयंस, तुम अगर मीडियम कम करोगे तो मतलब कम जगह में या कम स्पेस अवेलेबल होगा आयंस के पास फ्लो करने के लिए। ऐसा कह सकते हो एक आयन दूसरे आयन के रास्ते में भी आ सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाने तो का पास मतलब पास होंगे। बिल्कुल इसको ऐसा समझो कि आप पानी में मड मिक्स कर रहे हो या डर्ट मिक्स करके मड बना रहे हो। तो दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर आप बहुत कम डर्ट पार्टिकल्स डालोगे तो वो इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन तुम उसको इंक्रीज करके देखो एक बार, कंसंट्रेशन बढ़ा के देखो तो धीरे धीरे वो हेवी होता जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, तो उसका फ्लो जो होगा वो धीरे धीरे स्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे यार मड मड जो होता है, मड का अब उसमें तुम पानी डाल दो तो फ्लो करता है इजीली। बोलो मान्यता। यस। तो यही चीज यहां भी है। कुल मिला के आयंस की कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि आयंस एक दूसरे के रास्ते में भी हर्डल क्रिएट करते हैं और देयर विल बी लेस फ्लो, बिकॉज बहुत ज्यादा हिंड्रेंस टाइप की चीज, जैसे हिंड्रेंस तो होगी नहीं बट मतलब आप समझ रहे हो स्पेस कम है मूव करने के लिए। लेकिन वहीं जब कंसंट्रेशन हम कम करते हैं, मतलब जब डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसको दो तरीके से किया जा सकता है। या तो सॉल्यूट निकाल लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक बार डिजोल्व हो गया तो सॉल्यूट बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो सेम एज डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट जब एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो और ज्यादा रूम मिलेगा मूव करने के लिए, तो फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये होता है। तो इसलिए इधर वाली साइड में यस। कंडक्टिविटी ज्यादा है, उधर वाली साइड में कंडक्टिविटी कम है जब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे तो। अब ये देखो कि सर अंडर रूट सी के साथ ही कैसे लीनियर है, तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि कैसे ये आया था, वो 12th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। यस चलो सर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। आई जस्ट गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट टॉपिक एंड इन टुमारोज लेक्चर विल डिस्कस दैट व्हाट इज पोलराइजेशन। बट मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूं आज के लिए। आप ऐसा समझो कि अभी हो ही गया है अपना। I'll just stop the recording and